हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 3 है इसके अभ्यास के सभी प्रश्नोत्तर, मतलब जितने भी प्रश्न हैं इसके अभ्यास में उन सभी का उत्तर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंस्टा या फेसबुक पे हैं तो आप हिंदी मीडियम को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स के लिए आप एक स्टडी को सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश मीडियम में साइंस के लिए आप डियर साइंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो इस अध्याय के अभ्यास में जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा वो रेसे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेसे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि। ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको रेशा क्या होता है, संश्लेषित रेशा किसे कहेंगे, प्राकृतिक रेशा किसे कहेंगे, सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल आपको ये पहला प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर देखो, जो इसका दूसरा प्रश्न है इसमें बोला गया है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। मतलब मैं सही उत्तर पर निशान लगाना है। यहाँ पर लिखा गया है रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि। ठीक है, जो रेयॉन है वो एक संश्लेषित रेशा नहीं है, इसका क्या कारण है। हालांकि ये पूर्णतः संश्लेषित नहीं है, ऐसा लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है ना, ये पूर्णतः संश्लेषित नहीं है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे इसका क्या कारण है। तो देखो, पहला ऑप्शन है इसका रूप रेशम समान होता है, दूसरा है इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, तीसरा है इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है। इसमें से सही है इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि लकड़ी की लुगदी से इसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए हम इसे पूर्णतः संश्लेषित नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से संश्लेषित नहीं है, संश्लेषित की कैटेगरी में आता है लेकिन पूर्णतः संश्लेषित नहीं है। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर पूर्णतः संश्लेषित नहीं लिखा होता तो ये प्रश्न ज़्यादा सही रहता। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, 3 यहाँ पर अलग अलग हिस्से हैं इसके। तो जो का वाला हिस्सा है इसमें बोला गया संश्लेषित रेशे फिर खाली स्थान अथवा खाली स्थान रेशे भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। आपको याद रखना है, चाहे आप संश्लेषित रेशे बोलो या फिर मानव निर्मित बोलो या फिर कृत्रिम बोलो, एक ही बात है। ठीक। अगला जो हिस्सा है इसका, इसमें बोला गया संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश यानी खाली स्थान कहलाता है। तो खाली स्थान में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पेट्रो रसायन। ये पेट्रो रसायन से बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कच्चा माल यूज होता है उसमें पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। अगला है संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ठीक है, ये तो मैंने आपको जब दूसरा हिस्सा यानी सेकंड पार्ट बनाया था इस चैप्टर का तब बताया था शुरू में ही कि प्लास्टिक भी एक बहुलक का ही प्रकार होता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 4, इसमें बोला गया नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हों। कहने का मतलब है कि हमें नायलॉन से बनी ऐसी 2 वस्तुएं बतानी है जिनसे नायलॉन की मजबूती का पता लगता हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को पढ़ाते हुए कि जो नायलॉन के रेशे होते हैं ये बहुत प्रबल होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे वही हमसे बोला जा रहा है, भैया 2 चीज़ें ऐसी बता दो जिनसे हमें नायलॉन के रेशों की मजबूती यानी प्रबलता का पता लगता हो। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है चट्टानों पर चढ़ने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली रस्सी पैराशूट नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाते हैं। देखो, जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए रस्सी का इस्तेमाल होता है ये भी नायलॉन से बनती है, पैराशूट में भी नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दोनों ही चीज़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए ना, नहीं तो खतरा होगा अगर ये टूट गई तो, या फिर पैराशूट फट गया तो, है ना। तो मतलब ये रस्सी टूटती नहीं है आसानी से, पैराशूट आसानी से फटता नहीं है। मतलब क्या कि ये बहुत ही मजबूत है, प्रबल है, और ये बनी किससे, नायलॉन से। तो इनसे हमें पता लगता है कि जो नायलॉन होता है वो बहुत ही प्रबल रेशा होता है, मजबूत रेशा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5, यहाँ पे बोला गया खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। मतलब जो हम खाने का सामान प्लास्टिक के डब्बों या बर्तनों में रखते हैं उनसे 3 लाभ बताना है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर होगा खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के 3 प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, यह भार में हल्के होते हैं। दूसरा, ये मजबूत होते हैं। तीसरा, प्लास्टिक की प्रकृति
असंक्षारक होती है, वो जल्दी अभिक्रिया नहीं करता किसी के साथ। तो ये फ़ायदे, हालांकि नुकसान भी होता है इसका, ठीक है। जब आप प्लास्टिक के बर्तन में खाना रखते हैं तो थोड़े बहुत प्लास्टिक के कण, ठीक है, वो बहुत कम होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, वो भी आपके पेट में चले जाते हैं उस खाने के साथ, तो नुकसान भी है। लेकिन अभी हमें यहाँ नुकसान नहीं बताना, फ़ायदा बताना था, ठीक है। तो इसीलिए आप प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बहुत से नुकसान भी हैं। फिलहाल यहाँ फ़ायदा बताना था, तो मैंने ये 3 फ़ायदे बता दिए कि भाई ये बर्तन जो होंगे हल्के होंगे, मजबूत होंगे, और ये असंचारक होता है, अभिक्रिया नहीं करता खाने के साथ, तो खाना सुरक्षित रहता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 6 इसमें बोला गया, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको बताया था भाई थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बिल्कुल डिटेल में सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो वही यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पे पिघल जाए, विकृत हो जाए, वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा यह गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं। और थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, ये गर्म करने पर विकृत नहीं होते। एक बार इनको साँचे में ढाल दिया गया तो फिर आप इनको कितना भी गर्म करो, ये पिघलेंगे नहीं, विकृत नहीं होंगे, इनका डिजाइन साइज नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गई, जो आप बोतल वगैरह देखते हो, ठीक है ना, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक से बनी होती हैं, तो इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है। जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं हैं, इनको आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कंघियाँ जो बनती हैं, खिलौने जो बनते हैं, ठीक है, ज़्यादातर बर्तन जो बनते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, कंघियाँ होती हैं, खिलौने, ये ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक के होते हैं। जैसे कंघी है अगर आपके पास, आप उसमें आग लगाओ वो पिघल जाएगी, उसको आप मोड़ना चाहोगे आसानी से मोड़ दोगे, तो मतलब ये थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन जो बिजली के स्विच हो गए, ठीक है, बर्तन के हत्थे हो गए, टाइल्स हो गई, ठीक है, टेस्ट करने के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि जो बिजली के स्विच होते हैं उनको आसानी से हाथ से मोड़ नहीं पाओगे आप, ठीक है ना, उनको अगर आप जलाओगे तो पिघलेंगे नहीं। तो मतलब क्या, जो बिजली के स्विच हैं, बर्तन के हत्थे हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से हैं, इनको गर्म करने पे विकृत नहीं होंगे, इनको आसानी से आप मोड़ नहीं पाओगे। लेकिन जो कंघियाँ, खिलौने वगैरह हैं, ये गर्म करने पे आसानी से विकृत हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और ये आसानी से मुड़ भी जाएंगे, ठीक है। तो ये अंतर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 6। बहुत बार आपके पेपर में डायरेक्ट यही सवाल आ जाता है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है डेगची के हत्थे। डेगची एक बर्तन होता है जिसमें आप कुछ पानी, चाय वगैरह या कुछ भी गर्म कर सकते हो, उसमें हत्था लगा होता है एक। तो वो हत्थे थर्मोसेटिंग के ही क्यों बने जाते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। इसी कारण डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। देखो होगा क्या, जब भी ये डेगची गर्म होगी, अगर इसके हत्थे किसी ऐसी चीज़ के बना दिए जाएं जो ऊष्मा का चालक हो, तो इसके हत्थे भी गर्म हो जाएंगे, तो आपको पकड़ने में आपका हाथ जल सकता है। लेकिन जो डेगची के हत्थे हैं, ये किसके बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। ये ऊष्मा का कुचालक है, मतलब ऊष्मा इसमें से नहीं बहेगी, गर्म नहीं होगा, तो आप आसानी से इसको पकड़ सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए जो डेगची के हत्थे हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है, इसमें बोला गया है, विद्युत प्लग, स्विच या प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। इससे बनने वाले स्विच, प्लग बोर्ड, इनको प्रयोग करने वाले को किसी भी प्रकार के विद्युत से लगने वाले झटकों से सुरक्षित रखते हैं। इसके साथ ही ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं। कहना क्या मतलब है, देखो भाई, अब आप विद्युत प्लग बोर्ड वगैरह बनाओगे तो आप चाहोगे जो उसमें काम कर रहा है उसको, अगर वो बोर्ड छुए तो उसे करंट वगैरह ना लगे, ठीक है ना, विद्युत का झटका ना लगे। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, अगर वो विद्युत का कुचालक है तो उसे करंट नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आप चाहोगे कि जो विद्युत प्लग है, स्विच बोर्ड है, वो काफ़ी टिकाऊ हो, काफ़ी मजबूत हो। तो जो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं काफ़ी मजबूत भी होते हैं, इसीलिए विद्युत प्लग या स्विच बोर्ड इनसे बनते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कौन कौन सी इसमें से पुनः चक्रित की जा सकती हैं और कौन कौन नहीं की जा सकती हैं। पुनः चक्रित करने का समझ लो मतलब क्या है, कि उनको हमने फैक्ट्री वगैरह में पिघला वगैरह के दोबारा से कुछ और बना दिया, उसका पुनः चक्रण हो गया, ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा है उत्तर में, देखो सबसे पहले पुनः चक्रित किए जा सकने वाले पदार्थ हैं, जैसे
प्लास्टिक के खिलौने हो गए, सामग्री लाने वाले थैले, ठीक है, बाल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ये सब क्या होती हैं, ये सब गर्म करने पे पिघल सकते हैं, इनको पिघला के कुछ और बनाया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं, तो इसीलिए इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। ठीक, कौन कौन से पुनः चक्रित नहीं किया सकते इनमें से, टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच, ये सब किसके बने होते हैं, ये सब बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। अब क्योंकि ये कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग के बने हैं, तो आप इनको पिघला के दोबारा कुछ और नहीं बना पाओगे, इनका पुनः चक्रण नहीं कर पाओगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। ठीक है, मतलब गर्मी में पहनने के लिए कपड़ा खरीदना है, अब ये सूती खरीदे या संश्लेषित, ये हमें बताना है कारण के साथ। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े खरीदने चाहिए। क्यों खरीदने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े में हवा का आदान प्रदान होता रहता है, हवा आसानी से अंदर बाहर जा सकती है, जिससे पसीना नहीं आता और ठंडक बनी रहती है। इसके विपरीत संश्लेषित रेशे में बने कपड़े में गर्मी अधिक लगती है और ये पसीना भी नहीं सोखते। ठीक है, सूती कपड़ा पसीना भी सोख लेता है, जो थोड़ा बहुत होगा आपको, तो इसीलिए गर्मियों में सूती कपड़ा आपको पहनना चाहिए। तो इसीलिए राणा को भी यही सलाह दी जाएगी कि वो सूती कपड़ा ही खरीदे अगर वो गर्मियों के लिए खरीद रहा है तो। क्यों, क्योंकि इसमें ठंडक बनी रहेगी, ठीक है, तकलीफ कम होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। ठीक है ना, जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, इसमें संक्षारण नहीं हुआ। तो यहाँ पर उत्तर में लिखा है, प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है क्योंकि हमने देखा है कि हवा और नमी के संपर्क में आने पर लोहे की वस्तुओं में जंग लगता है, मतलब लोहे का संक्षारण होता है, परंतु प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में ऐसा नहीं होता। जैसे आप लोहा रख दो हवा में तो उसमें जंग लग जाएगा, संक्षारित हो जाएगा वो, लेकिन अगर आप प्लास्टिक रख दो तो प्लास्टिक में तो संक्षारण नहीं लगेगा ना। ठीक है, ये आपने देखा होगा, इसीलिए प्लास्टिक के बने डब्बों में अनेक तरह की वस्तुओं को हम रखते हैं। तो ये एक उदाहरण था कि हमने ऐसा देखा है, हम ऐसा अपने आसपास देखते हैं कि जो प्लास्टिक की चीज़ें उसमें संक्षारण नहीं लगता है। तो यही वो उदाहरण है जो ये प्रदर्शित करता है कि प्लास्टिक की प्रकृति क्या होती है, असंक्षारक होती है। ठीक है, मतलब ये जल्दी हवा नमी वगैरह से अभिक्रिया नहीं करता है। अब अगला देखो, अगला है, क्या दांत साफ करने वाले ब्रश का हैंडल और सूक यानी ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनने चाहिए, अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो हैंडल मतलब जहाँ से आप उसे पकड़ रहे हो, सूक का मतलब जो उसके रेशे होते हैं जिससे आप दांत साफ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उत्तर में लिखा है, दांत साफ करने वाले ब्रश का हैंडल और सूक दोनों एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए। ब्रश का हैंडल किसी कठोर पदार्थ का बना होना चाहिए जिससे उसको पकड़ने में आसानी हो, और सूक मुलायम रेशों से बना होना चाहिए ताकि दांतों की सफाई करते वक्त मसूड़ों को कोई चोट ना लगे। तो ये तो आसान सा उत्तर है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। देखो आपने ये बहुत बार सुना होगा कि भाई हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए खतरा है। ठीक है ना, इससे बहुत सारा कचरा उत्पन्न होता है जिसका निपटारा हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बात हमसे बोली जाती है कि भाई जहाँ तक पॉसिबल है, संभव है, प्रयास करो कि प्लास्टिक के उपयोग से बचे रहो। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है वो समझो। देखो यहाँ पर है, जहाँ तक हो सके प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि ये जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता। ठीक है ना, जैव अनिम्नीकरणीय है, इसे जला भी दोगे तो जलाने पर भी बहुत सी जहरीली गैस उत्पन्न होगी जो हमारे पर्यावरण के लिए फिर से खतरा होगी। ठीक है, वायु प्रदूषण होगा, ज़मीन में दबाओगे तो यहाँ पर ज़मीन में सड़े गलेगा नहीं, लाखों सालों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा वो कचरा। तो मतलब क्या है कि भैया प्लास्टिक एक खतरा है, तो इससे दूर रहो, जहाँ तक हो सके इसका उपयोग कम से कम करो। अगला देखो, जो प्रश्न संख्या 13 है, इसमें ए और बी, ठीक है, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, हमें मिलान करना है। तो पहला है पॉलीएस्टर, तो पॉलीएस्टर में से किससे मिलान होगा, देखो पॉलीएस्टर से जो कपड़े बनते हैं उसमें आसानी से बल नहीं पड़ता, मतलब सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, टेफ्लॉन, ना चिपकने वाले भोजन बनाने में उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन। आपने देखा होगा, आप मैगी वगैरह या फिर ऑमलेट वगैरह जो बनाते हो, ठीक है, नॉन स्टिकी पैन आते हैं जिसमें वो चिपकता नहीं है। ठीक है, तो वो टेफ्लॉन से बने होते हैं। रेयॉन, रेयॉन क्या होगा, कास्ट की लुगदी से बनाया जाता है। नायलॉन क्या, पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है।
ठीक है, तो ये मिलान हो गया इनका। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो क्या मतलब है, प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो संश्लेषित रेशे फैक्ट्री वगैरह में बन रहे हैं उनसे वनों का बचाव में सहायक है वो। ठीक है, क्यों है ऐसा, ये बताना है हमें। तो इसका सिंपल सा कारण है कि भाई संश्लेषित रेशे जो हैं ये पेट्रो रसायन से बनते हैं ना, तो उनको लिए तो भाई पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं है। तो मतलब जब आप संश्लेषित रेशे बना रहे हो तो पेड़ पौधे नहीं काट रहे हो, तो वनों के संरक्षण में सहायक ही तो हुए। तो वही मैंने उत्तर में लिखा है, संश्लेषित रेशे रसायनों की यानी पेट्रो रसायन की मदद से तैयार किए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए वनों को नहीं काटना पड़ता, इसीलिए इनका निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है। ठीक, अब देखो जिसका आखिरी प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 15, इसमें बोला गया यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। ठीक है, हमें क्रियाकलाप से दर्शाना है कि थर्मोप्लास्टिक से करंट नहीं बहता है, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे करेंगे, देखो आप एक सर्किट बनाओ जिसमें देखो ये तांबे का तार हो गया। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये सेल का निशान है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ बैटरी भी लगा सकते हो, फिलहाल मैंने एक सेल लगाया है। ठीक, ये फिर ये तार गया, ये बल्ब का निशान है, मतलब क्या है, ये बल्ब है। तार इधर से आया और यहाँ पे रुक गया, मतलब जो ये हिस्सा है इसको मैंने ए बोला, जो ये है इसको बी बोला। ए और बी के बीच में कुछ नहीं है, यहाँ से टूटा हुआ है। क्यों है ऐसा, देखो जिस भी थर्मोप्लास्टिक को हमें टेस्ट करना है हम उसको यहाँ पे लगाएंगे। अगर उसके लगाने से बल्ब जल गया, देखो जैसे ही आप मान लो यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक से बनी कोई चीज़ आपने यहाँ पे जोड़ दी, तो सर्किट पूरा दिख रहा है, पूरा हो गया, तो मतलब करंट को जाने का रास्ता मिल जाएगा अगर वो करंट का सुचालक होगा तो मतलब इसको जोड़ने के बाद अगर ये बल्ब जल गया तो ये विद्युत का सुचालक है। अगर बल्ब इसके जोड़ने के बाद भी नहीं जल रहा है मतलब ये विद्युत का कुचालक था। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मान लो कुछ थर्मोप्लास्टिक की चीज़ें ली, जैसे पीवीसी जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, नाइलॉन, आप कुछ और भी ले सकते हो। ठीक है, इनसे बनी कुछ चीज़ें ली और इनको यहाँ बीच में लगा दिया। मान लो यहाँ पे आपने नाइलॉन का कुछ लगाया, रस्सी वगैरह। अब अगर ये सुचालक होता तो बल्ब जलता, लेकिन आप देखोगे कि इसको लगाने के बाद भी बल्ब जल ही नहीं रहा है, तो मतलब ये विद्युत का कुचालक है। नायलॉन क्या होता है, नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक है। इस तरह से आप नायलॉन को हटाओ, पीवीसी लगा दो। ठीक है, जो तार वगैरह के कवर लगे होते हैं प्लास्टिक के वो ज़्यादातर पीवीसी के बनते हैं। ठीक, यहाँ पे लगा दो। जब आप लगाओगे तब भी आप देखोगे बल्ब तो जला ही नहीं, तो मतलब फिर से ये विद्युत का कुचालक है। तो आप कोई भी थर्मोप्लास्टिक 3-4 लेके, ठीक है, बार बार यहाँ पे लगाओ, हर बार आप पाओगे कि बल्ब नहीं जलता है। तो जब बल्ब जल नहीं रहा है मतलब ये विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। लिखोगे कैसे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप डायग्राम बनाना और यहाँ पे लिखना, कुछ थर्मोप्लास्टिक की वस्तुएं लीजिए जैसे पीवीसी, नायलॉन आदि। चित्र में दर्शाए परिपथ के दोनों टर्मिनलों ए और बी, ठीक है, ए और बी के बीच नायलॉन का टुकड़ा रखिए। यदि बल्ब प्रकाशित हो जाए तो समझ लें कि विद्युत का सुचालक है, नहीं तो कुचालक। यह क्रिया अन्य पदार्थों के साथ दोहराएं। प्रत्येक पदार्थ से हम क्या देखेंगे कि बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगली वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।